Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start the next topic of chapter number 4, Principle of Moments. इससे पहले कि हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की बात करें, इसकी टाइप्स की बात करते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सिंपल क्लॉकवाइज मोमेंट मीन द टर्निंग ऑफ समथिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन क्या होती है. आप क्लॉक को मूव करते, उसके हैंड्स को मूव करते हुए देखते हैं कि 12 से 1 2 3 4 इस तरह से उसकी राइट से लेफ़्ट की तरफ रोटेशन, इसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं. और क्लॉक की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन जो मूवमेंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है. सिंपली आप इसको देख सकते हैं कि आप किसी भी बॉटल का कैप को ओपन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करवाते हैं और क्लोज़ करने के लिए क्लॉकवाइज उसको जो है उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं. तो क्लॉकवाइज मूवमेंट की डेफिनेशन नोट कर लें. अ फोर्स दैट इज़ यूज्ड टू टाइटन अ नट produces a torque or moment of force known as clockwise. A force produces a torque or moment of force is known as clockwise movement. Next anti-clockwise movement की definition note कर लें. A force that is used to loosen a nut produces a torque or moment of force known as एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ये इन दोनों की डेफिनेशंस हैं, ये आप नोट कर लें और आप इसको लिखेंगे. उसके बाद साइड पे आपको एग्जांपल्स दिखाई गई हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट की. फिगर 4.13 में देखें. नट को टाइट करने के लिए ए में आपको दिखाया गया है. नट को टाइट करने के लिए इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट अपवर्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी स्पैनर पे, और उसको ओपन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, डाउनवर्ड फोर्स स्पैनर पे अप्लाई करनी पड़ेगी. इसी तरह से फिगर 4.14 में एक शीशा दिखाया गया है. उसमें राइट साइड पे गर्ल है और लेफ़्ट साइड पे एक बॉय है. गर्ल का जो वेट की फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और वो शीशा में क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, जबकि बॉय का जो वेट डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है वो उसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा. अगर इन दोनों चिल्ड्रन का वेट इक्वल है तो दोनों फोर्सेस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, गर्ल का वेट जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और जो बॉय का शीशा में, इन दोनों वेट की फोर्सेस इक्वल हैं, तो दोनों टॉर्क जो इन दोनों की वजह से प्रोड्यूस होंगे वो उनका होगा. तो हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की डेफिनेशन कर सकते हैं. बॉडी इज बैलेंस इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी, and the body here is in the example is sisa, where the clockwise movement is due to girl is equal to the sum of anti-clockwise movements. Anti-clockwise movement in this sisa is producing by the boy, so anti-clockwise movement equal to the anti-clockwise movement. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी जो है वो बैलेंस होगी अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा. तो आपको फिगर 4.14 में नीचे वाली डायग्राम में बैलेंस्ड शीशा दिखाया गया है. उससे ऊपर वाली एग्जांपल में देखें. डिस्टेंस एक छोटा बच्चा राइट साइड पे बैठा है जबकि लेफ़्ट साइड पे एक गर्ल बैठी हुई है, और दोनों में से एक का वेट, जो बेबी बॉय है उसका वेट कम है, स्मॉल वेट, और जो गर्ल है उसका वेट लार्ज है. और इस सिचुएशन में अगर गर्ल को भी दूसरे एज पे बिठाया जाता है तो जो फोर्स अप्लाई होगी वो गर्ल की वजह के वेट की वजह से ज़्यादा होगी, जबकि बॉय की वजह से कम, जिसकी वजह से इस शीशा में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा. तो शीशा को बैलेंस करने के लिए हमने मूवमेंट आर्म को स्मॉल कर दिया है, मतलब कि जो गर्ल है उसको एज से थोड़ा आगे बिठाया गया है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब करने की वजह से अप्लाइंग द फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का डिस्टेंस कम कर दिया गया है, और स्मॉल डिस्टेंस की वजह से जो फोर्स का एक्शन था वो उसकी वैल्यू कम हो गई. और इस तरह से हमने फोर्स दोनों बॉय और गर्ल दोनों की फोर्सेस इक्वल कर दी और शीशा को बैलेंस कर लिया. नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी.
पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। हमने पढ़ा कि कोई भी बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है और हर पार्टिकल पे अर्थ जो है वो ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रही होती है। और इस तरह से आपको फिगर 4.20 में दिखाया गया है एक रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी में तमाम फोर्सेज जो में अप्लाई हो रही हैं। हर पार्टिकल की इंडिपेंडेंट फोर्स इंडिविजुअली दिखाई गई है ब्लैक एरो से। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर इन सब फोर्सेस का सम लेके एक वेक्टर ड्रॉ किया जाए, मतलब कि उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सम लेके एक वेक्टर ड्रॉ किया जाए तो वो वेक्टर इसके सेंटर पे आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई होगा, और या जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जिस पॉइंट पे अप्लाई होगा उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अब पॉइंट, और उस पॉइंट पे अगर इस रिजिड बॉडी को स्टेबल करने की कंडीशन, इस पॉइंट पे इस बॉडी को हम स्टेबल कंडीशन में ला सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सिंपल एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हैं। आपने स्पैनर तो देखा ही होगा, सभी बच्चे इन दिनों उसके साथ बहुत खेल रहे हैं। स्पैनर जो है उसमें हम उसके सेंटर पे उसे अपनी फिंगर पे उसके सेंटर पे जो है वो बैलेंस करते हैं। उसके बाद उसकी 3 एजेस हैं, तीनों एजेस पे उसका मैस को इक्वल रखा गया है, उसका वेट इक्वल रखा गया है, जिसकी वजह से तीनों एजेस पे लगे हुई बॉल्स का वेट इक्वल होता है, इसलिए वो अपने सेंटर पे जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो जब हम उसे फिंगर पे स्टेबल करते हैं, उसको करते हैं, तो फिर उसको रोटेट करते हैं तो वो सिंपल एक ही पॉइंट पे बगैर गिरे रोटेट होता रहता है बैलेंस्ड जो है वो स्टेट में। अ पॉइंट, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन देखें। अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ बॉडी। इसमें इसकी डेफिनेशन प्लस इसकी एग्जांपल रिजिड बॉडी की डायग्राम बना के आप इसके वेक्टर्स को शो करेंगे एज एग्जांपल। नेक्स्ट आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं और उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ के बारे में बताया गया है। ये एमसीक्यू में आपसे किसी भी शेप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो यूनिफॉर्म रॉड आपको दिखाई गई है फिगर 4.21 में, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी लेंथ के सेंटर पे है। उसके बाद फिगर ए में देखें एक स्क्वायर दिखाया गया है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में। इसी तरह जी की पोजीशन जो है सर्कल के लिए दिखाई गई है, और फिर रेक्टेंगल के लिए, फिर ट्रायंगल के लिए, रिंग के लिए, और उसके बाद एक सिलेंडर के लिए। ये सारी आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। हमने फर्स्ट जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट की पोजीशन को, स्टेट को या यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो मूव कर रहा है तो वो उस स्टेट को कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। तो फिर हमने उसकी एक एग्जांपल देखी थी कि एक बुक है, अगर हम उसे टेबल पे रखें तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि एक रिएक्शन की फोर्स अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो है। तो इसलिए जो बुक है वो रेस्ट पे रहेगी। इसी तरह हम यहाँ पर फिगर 4.26 में देखें, एक लॉक दिखाया गया है, लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाया गया है जिसे हमने सस्पेंड किया हुआ है 2 स्ट्रिंग्स के साथ, और 2 फोर्सेस अपर डायरेक्शन में F1 और F2 दिखाई गई हैं, और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। क्योंकि सम ऑफ इन फोर्सेस F1 F2 इक्वल हैं वेट की फोर्स के, इसलिए जो लॉग है ये रेस्ट पे रहेगा। तो कोई भी बॉडी हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब एक्स तो इसका मतलब है उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की जा रही है, कोई ना कोई नेट फोर्स की वैल्यू है जो उस पर अप्लाई की जा रही है। तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता तो हम कहेंगे इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, या नेट फोर्स जो है इसकी ज़ीरो है अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो, अगर हम सेकेंड लॉ न्यूटन ये है उसकी फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उस पर सम ऑफ नेट फोर्स ज़ीरो है। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यहाँ पे देखें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। उसके बाद इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस बताई गई हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि यही सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आपको मैथमेटिकली फिगर भी दिखाया गया है, F1 + F2 + F3 एंड सो ऑन अप टू F1
एफ एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद एक ग्रीक लेटर यूज़ किया गया है सिग्मा, ये समेशन के लिए यूज़ होता है, और समेशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, और उन कंपोनेंट्स का जो सम लें अगर हम सेपरेटली, तो वो भी अगर समेशन एफ एक्स और एफ वाई ज़ीरो के इक्वल हो तो बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको फिगर दिखाई, जिसमें आपको ए में दिखाया गया है कि एक ब्लॉक है, उस पर फोर्सेस F1 और F2 अप्लाई हो रही हैं। इन दोनों फोर्सेस का सिंपली सम लें तो ज़ीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, ये एक ही लाइन पे अप्लाई हो रही हैं, और डेफिनेटली अगर ये इन फोर्सेस को देखें तो ये ऑब्जेक्ट में किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं लेके आ रही, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन ए। और बी में देखें, यही फोर्सेस एक ही मैग्नीट्यूड के साथ और ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, लेकिन एक लाइन में नहीं, इनका पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, और ये फोर्सेस इस बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब कि इसे रोटेट करवा सकती हैं, रोटेशन की वजह से इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और बॉडी जो है वो मूवमेंट मोशन में होगा। तो सेकंड कंडीशन ये इस तरह से है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे अपेरेंटली अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात ना करें, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, तो दोनों बॉडी मूव कर रहा है, तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन तो जो है यहाँ पे होल्ड कर रही है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो है, लेकिन फिर भी बॉडी मूव कर रहा है और इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। इक्विलिब्रियम में बॉडी तब होगा अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो एंड इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क आर आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो सेकंड कंडीशन की जो आपको डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, वो आपको दिखाई गई है लास्ट पे, दिस इज़ कॉल्ड द सेकंड कंडीशन। उसके बाद आपको यही मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया गया है 4.12 में। तो ये यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे। ओके क्लास, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।